हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका। हम इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट इम्प्रूव योर फोकस। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ब्लेम मत डालिए, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनका दोष नहीं है। दोष है कि आपका फोकस बड़ा कमजोर है। अदरवाइज अगर आपका फोकस स्ट्रांग होएगा तो कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ज्यादा प्रयास कीजिए अपने फोकस को और ज्यादा इम्प्रूव करने का और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने का। कॉन्सेंट्रेशन अपनी अच्छी कीजिए। ठीक है, जो एक टास्क आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का माइंड ऐसा है कि वो कभी डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं, बट जिनका माइंड आज की डेट में ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक उसको प्रैक्टिस किया है। ठीक है, और वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आज उनका फोकस ऐसा है कि वो हिलता नहीं। चाहे उनके सामने आप बैंड बजाओ, चाहे जो मर्जी करो, बीगल बजाओ, जो मर्जी बजाओ, बट उनको नहीं फर्क पड़ेगा इतना। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो वो फोकस आपका कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से। मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जो भी चीज, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, जो भी करना अच्छा लगता है वो आप करो। और इससे पिछले सेशन में कई सारे बच्चों ने कुछ कमेंट्स करे हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कैसे पता लगाएं कि पैसेज कौन सी टोन का है। तो वो पता लगता है पैसेज के अंदर में राइटर जो बोल रहा है ना, उसको समझ के। जैसे कि अगर वो सरकार के प्रति जो भी पैसेज लिखा हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसके प्रति गुस्सा जाहिर कर रहा है, उसके निंदा कर रहा है, वो क्या होगा? क्रिटिकल टोन होगी। अगर उसको कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, उसको ऐसे उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, बोल रहे कैसे लगता नहीं है कि ये जो सरकार ने ये कदम उठाया इससे कुछ ज्यादा अच्छा हो पाएगा, तो वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो वो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, तो क्या गया? पेसिमिस्ट हो गया। ऑप्टिमिस्टिक होगा जिसमें बहुत पॉजिटिव कि ये जो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अगर कुछ पॉजिटिव बता रहा है, दैट मीन्स वो ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट से आपको पता लगेगा कि पैसेज कैसा है, उसकी टोन कैसी है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा उससे पिछले पैसेज में बच्चों ने कमेंट करा है कि हम लोग कांग्रेस का ज्यादा फेवर करते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट में ज्यादा बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो एडिटोरियल्स उठाते हैं वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर से कटिंग्स होती है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं। तो हम कोई अपना ओपिनियन नहीं बता रहे, वहां पे जो राइटर कहना चाह रहा है बस हम वही बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी भी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है। सिर्फ ये आर्टिकल्स उठाए जाते हैं पैसेजेस से, क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक्स ही आपके वहां पे क्वेश्चनर्स में आएंगे। जो आप एग्जाम देंगे उसके अंदर वही क्वेश्चंस आएंगे, वही आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, और तो आप क्या यूपीएससी को बोलेंगे कि यूपीएससी बीजेपी के अगेंस्ट में जा रही है, ये यूपीएससी को आप ये बोलेंगे कि भाई आप लोग इसके फेवर में जा रहे हो, कांग्रेस के फेवर में जा रहे हो? ऐसा नहीं है। वो भी इन्हीं आर्टिकल से ही अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये बैंकिंग के लिए सूटेबल है। तो जो एडिटोरियल वाला पार्ट है, एडिटोरियल प्लस उसके क्वेश्चंस, ये आपको बैंकिंग और एसएससी सीजीएल में सेम ही चलेगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बैंकिंग में डिफरेंट होता है, बाकी एडिटोरियल तो सेम ही आएगा। राइट, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एडिटोरियल के क्वेश्चंस के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफरेंट है। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो हम बैंकिंग का जब कंटेंट लाते हैं तब आप उस टाइम पे उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज एसएससी सीजीएल 2024। Few barometers measure the climate crisis as evocatively as the state of glaciers। बोल रहे हैं कुछ बैरोमीटर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एयर प्रेशर वगैरह नापते हैं कि वेदर में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं। तो कुछ बैरोमीटर्स हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस को एक याद के तौर पे उजागर करते हैं कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे पिघल रहे हैं, उनकी स्थिति बताते हैं। अ की कंपोनेंट ऑफ द क्रायोस्फीयर, जो कि ग्लेशियर्स क्या है? एक मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य हिस्सा है, अहम हिस्सा है किसका? क्रायोस्फीयर का। क्रायोस्फीयर क्या है? क्रायोस्फीयर धरती पर मौजूद वो पानी है जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, यानी कि बर्फ के फॉर्म में जो भी पानी मौजूद है उसको बोल जाते हैं क्रायोस्फीयर। The World Meteorological Organization's recent report, The Global Climate 2011-20,
gives a broad view of planet's response to greenhouse gas emission. अब क्या हुआ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें का टाइटल क्या है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से लेके 2020 तक का। बोल रहे हैं ये एक विस्तृत ब्रॉड ओपिनियन देती है, ब्रॉड व्यू देती है, किसका नजरिया देती है, एक ब्रॉड आइडिया देती है किस चीज का, कि भाई धरती, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो इन ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही हैं इनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखा रहा है। इन द सेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ ग्लेशियर हेल्थ इट पॉइंट्स आउट दैट ऑन एवरेज, बोल रहे हैं इसमें एक सेक्शन है, पार्ट है, अब कोई रिपोर्ट है उसमें अलग अलग सेक्शन होंगे ना कि अच्छा ग्लेशियर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा पेड़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट ऑन द रिवर्स, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जिसमें स्टेट ऑफ ग्लेशियर हेल्थ की करंटली ग्लेशियर्स क्या स्थिति में है, उनकी क्या सेहत है, वो कैसे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी, उसका एक सेक्शन है। इट पॉइंट्स आउट, तो ये सामने आता है, ऑन एवरेज द वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स thinned by approximately a meter a year from 2011 to 2020। बोल रहे हैं कि एवरेज, सालाना एवरेज अगर देखें तो 2011 से लेके 2020 तक दुनिया भर के ग्लेशियर्स जो हैं वो लगभग 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, मतलब उनकी बर्फ पिघल रही है। When compared across decades, there is significant regional variability, but the overall pattern remains that glaciers in all regions of the world are becoming smaller। तो बोल रहे हैं कि अगर हम पूरे ये 20 दशक का टाइम, 10 दशक का टाइम जो भी है, इसको अगर पूरा डेकेड को काउंट करें और जो रीजन है कि भाई ये नॉर्थ पोल वाला रीजन है, ये साउथ पोल वाला रीजन है, ये इक्वेटर वाला साइड वाला रीजन है, ये इस पार्ट वाला रीजन है, तो ये रीजनल अगर वेरिएबिलिटी तो थोड़ी बहुत है कि हाँ नॉर्थ पोल ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, साउथ पोल थोड़ा कम है, वहां पे ज्यादा तेजी से बर्फ कम हो रही है, साउथ पोल में थोड़ी कम तेजी से कम हो रही है, बट थोड़ा रीजनल वेरिएशन है। बट अगर ओवरऑल देखें तो पैटर्न यही है कि जो ग्लेशियर्स हैं सभी रीजन के वो सिकुड़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। इन फैक्ट सम ऑफ द रेफरेंस ग्लेशियर्स which are used to make long-term assessments of glacier health have already melted away as the nourishing winter snow is completely melting away during summer। बोल रहे हैं यहाँ तक कि कुछ रेफरेंस जो ग्लेशियर्स हैं, जो मुख्य ग्लेशियर्स हैं, विच आर यूज टू मेक, जो कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट जिनसे लिया जाता था ग्लेशियर हेल्थ के लिए, वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। एज द नरिशिंग विंटर स्नो, क्योंकि विंटर स्नो जो है वो कम होती जा रही है, वो मेल्ट हो चुकी है, इसलिए वो जो जिन ग्लेशियर्स का पहले लॉन्ग टर्म से हम असेसमेंट करने के लिए रेफरेंस ले रहे थे वो मेल्ट हो चुके हैं। इन Africa, glaciers on the Rwenzori Mountains and Mount Kenya are projected to disappear by 2030। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो रवेंजरी माउंटेन्स और माउंट केनिया में जो भी ग्लेशियर थे वो माना जा रहा है, प्रोजेक्टेड मतलब आगे आने वाले टाइम में कुछ होगा, ऐसा माना जा रहा है कि वो 2030 तक कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। एंड दोज ऑन द किलिमंजारो बाय 2040, और जो किलिमंजारो की पहाड़ियों में है वो 2040 तक खत्म हो जाएंगे। The report points to the rapid growth of pro-glacial lakes and the likelihood of glacier lake outburst flood। बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इशारा करती हैं कि बहुत तेजी से ग्लेशियर लेक्स, जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं, उनकी तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड लाइकलीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होती है, यानी कि एक ग्लेशियर अचानक से पिघल जाए, ठीक है, और उससे अचानक से पानी का तेज बहाव बन जाए वहां पे और फ्लड जैसी स्थिति बन जाए या फ्लड आ जाए, जो कि हमें याद है 2013 की उत्तराखंड की घटना हुई थी, याद है ना। वो कैसे हुई थी, वो यही स्थिति थी कि वहां पे अचानक से ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था जिससे फ्लड आ गई थी, जिसकी वजह से इसका खतरा बढ़ जा रहा है। पोजिंग एडिशनल थ्रेट्स टू इकोसिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स, जो कि हमारे इकोसिस्टम यानी कि हमारे पर्यावरण को और हमारे लाइवलीहुड्स यानी कि लोगों के जीवन को और ज्यादा एक खतरा बन रहा है, ठीक है।
The reports singled out how water from glacial melt contributed to one of the decade's worst flooding disasters, the Uttarakhand floods of June 2013. बोल रहे हैं इस रिपोर्ट में खास तौर पे मेंशन किया गया है कि कैसे कुछ ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उसकी वजह से दुनिया का इस दशक का यानी कि पिछले 10-12 सालों का सबसे भयानक जो फ्लड डिजास्टर हुआ उत्तराखंड में, जो 2013 की फ्लड्स आई, वो हमने देखा. ठीक है. The flurry of the GLOF event, GLOF वही मतलब Glacier Lake Outburst Flood event was brought home this year by the destruction of the Changtang Dam in Sikkim after the South Lonak लेक फ्लडेड फ्रॉम अ मेल्टिंग ग्लेशियर. बोल रहे हैं इसी का आक्रोश एक और कहाँ देखने मिला हमें, यही वाली घटना जब इस साल चंगथांग डैम जो है वो तबाह हो गया. कहाँ पे है चंगथांग डैम? सिक्किम में है. और ये क्यों हुआ तबाह? क्योंकि साउथ लोनाक लेक जो है उसमें बाढ़ आ गई एक ग्लेशियर के मेल्ट होने से, ट्रिगरिंग कैटास्ट्रॉफिक डाउनस्ट्रीम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच गई उसके निचले इलाके जो थे वहां पे. Earlier this year, a separate report by the International Center for Integrated Mountain Development found that the disappearance of glaciers in the Hindu Kush Himalayas was 65% faster in the 2010s than in previous decades. बोल रहे हैं इसी साल में एक और रिपोर्ट आई थी, इससे पहले एक अलग रिपोर्ट थी जिसका नाम था, किसके द्वारा दी गई थी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट. इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि जो ग्लेशियर्स हिंदू कुश हिमालय का जो रीजन है वहां पे ग्लेशियर्स जो है वो 65% तेजी से डिसअपेयर हो रहे हैं. और कहां पे? 2010 से मुकाबले में. ठीक है. 2010 में 65% फास्टर डिसअपेयर हुए उसके प्रीवियस दशक के मुकाबले में, यानी कि 2010 से लेके 2011 तक का जो टाइम था, 20 तक का जो टाइम था इस दशक में कंपेयर टू 2001 से लेके 2010 तक के टाइम में. At current rate of global greenhouse gas emissions, which is expected to see temperatures increase by 2.5 to 3 degrees Celsius by the end of the century, बोल रहे हैं कि अगर जिस रेट से अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है अगर ये चलता रहा तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो धरती का वो बढ़ जाएगा, 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा इस सदी की अंत तक. यानी कि जब तक 3000 स्टार्ट होएगा ना तब तक 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस धरती का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा. द वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर्स आर फोरकास्ट टू डिक्लाइन एनीवेयर फ्रॉम 55 टू 75%. और तब तक 3000 साल होने तक, 3000 आने तक जो इसकी वैल्यू है, सेंचुरी बोला मतलब अगले 100 साल की बात करिए, 3000 नहीं अगले 100 सालों की, तो उसमें क्या होगा? जो ये ग्लेशियर्स हैं 55 टू 75% तक ग्लेशियर्स जो हैं वो खत्म हो चुके होंगे, डिक्लाइन हो चुके होंगे. This means sharp reductions in the fresh water supply in the immediate vicinity of 2050. vicinity मतलब उसके आसपास के. तो इसका मतलब है कि हमारे पास में 2050 के आसपास वाले सालों में लगभग बहुत ही कम फ्रेश वाटर सप्लाईज होंगे, क्योंकि ग्लेशियर लेक्स क्या बनाते हैं? ये हमारी बर्फ जो नदियां हैं वो बनाते हैं, गर्मियों की नदियां जो होती हैं वो बनाते हैं, जिसकी मदद से हमें पानी मिलता है, फ्रेश वाटर. अगर ये नदियां नहीं होंगी हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, क्योंकि सारा पानी फिर समुद्र बन जाएगा और समुद्र से पानी इवेपोरेट होगा, वो बारिश होगी, फिर जाके पानी आएगा, वो एक अलग प्रोसेस है. ठीक है, तो हमारे पास 2050 तक फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. The sensitivity of glacier systems to warming underlines the need for their careful monitoring. जो हमारी धरती का तापमान गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, इसके प्रति ये जो हमारा ग्लेशियर सिस्टम है कितना सेंसिटिव है, ये बात इशारा करती है, रेखांकित करती है क्या? कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुली अपने ग्लेशियर सिस्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए. डिस्पाइट अवेयरनेस, देखो मॉनिटर करने से भी कुछ नहीं होने वाला. आप मॉनिटर करके आपको पता चल रहा है ये ग्लेशियर पिघल रहा है, आप क्या करोगे? वहां पे और जाके बर्फ चिपकाओगे? नहीं कर सकते ना. मॉनिटर करना भी
ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें करना होगा, खुद को रोकना होगा। जो हम बेफिजूल के चीज़ें कर रहे हैं ना, और हम इतने अंधे हो चुके हैं डेवलपमेंट के नाम पे कि धरती को हम तबाह करने पे तुले हुए हैं, हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करो। आप में से जो भी बच्चे सरकारी जॉब्स करने वाले हैं, जो क्वालिफाई होते हैं, प्लीज़ जितना हो सके ना आप ये अवेयरनेस फैलाओ अपने घर में, फैमिली में। अपने पर्सनल व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज़ करो, बिकॉज पेट्रोल और डीजल जितना हो सके कम करो। और धीरे धीरे करके सरकार भी हो सकता है करे जल्द से जल्द, बिकॉज उनके भी टारगेट्स हैं, कुछ उनको भी अचीव करने हैं, जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट और बाकी एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनके ज़रिए तय किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसका जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन सामने आए, अदरवाइज बहुत बहुत बुरे दौर हमें देखना पड़ेगा। Despite awareness of the risks posed by Himalayan glaciers, there is no early warning system for the likelihood of GLOF events. बोल रहे हैं कि हालांकि हमें पता है कि ग्लेशियर हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने से, बोल रहे हैं कि हालांकि हमें पता है कि ग्लेशियर हिमालयन ग्लेशियर्स का क्या रिस्क हमारे को है, हम पूरी जानकारी है, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम जो ये एकदम से ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो आउटबर्स्ट फ्लड होगी उसको वार्न करने का ऐसा कोई सिस्टम डिजाइंड नहीं है। ठीक है, Much like warnings before cyclones, floods and earthquakes, authorities must elevate threats from contracting glaciers to the same category of risk. बोल रहे हैं कि जैसे साइक्लोन से पहले की चेतावनी दी जाती है, फ्लड्स आने से पहले की चेतावनी दी जाती है, अर्थक्वेक आने से पहले चेतावनी, वैसे तो कम ही पता चलता है बट होती है, कुछ चेतावनी सिस्टम उनका होता है। तो अथॉरिटीज को यानी कि सरकारों को ये भी करना चाहिए कि ये जो ग्लेशियर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो थ्रेट है इसको भी और ज़्यादा एलिवेट करना चाहिए, है ना, और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि भाई हाँ हमें पता चल जाए, उस लेवल की कैटेगरी में डाल देना चाहिए कि भाई हाँ हमें पता चल जाए पहले ही कि कितना रिस्की है ये चीज़ें और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। Correspondingly, there is a need to make comprehensive risk assessment और simultaneously हमें क्या करना है, हमें साथ ही साथ में एक व्यापक तौर पे रिस्क असेसमेंट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। मैप रीजन्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, जिन जिन इलाकों में इन ग्लेशियर लेक्स के आउटबर्स्ट से फ्लड्स आने की संभावना है, जहाँ पे ये ग्लेशियर्स मौजूद हैं, हमें उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा एंड कमीशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड का हो, जिसमें मतलब ये चीजें ध्यान रखी जाए कि हाँ अगर कल को यहाँ पे इस तरीके की घटना होती है तो कैसे वहां से बचना निकलना है, क्या हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये था पैसेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा ठीक है, अब आपको इस पैसेज से क्या लगा? आपको ये पैसेज कहीं पे ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव अप्रोच लगी? बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं बोल रहे, उनने चिंता जाहिर करी है। इनडिफरेंट का मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, ग्लेशियर पिघलने तो हमें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ है, हम परेशान होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर की सप्लाई कम होगी, फ्लड्स इस तरीके की आ सकती हैं। ठीक है, और कई सारी धरती की कई सारे जगह ऐसी है जो पानी के अंदर डूब जाएगी। सो हमें तो हमारी सेहत पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो इनडिफरेंट भी नहीं है। अलार्मिस्ट मतलब चिंताजनक है, आपको सचेत कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो कि बिल्कुल सही है। हमें बोला गया कि भाई फ्लो ग्लेशियर लेक्स में रैपिड ग्रोथ हो जाएगी, ट्रिगरिंग जो है कैटेस्ट्रॉफी, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक है, सो ऑप्शन सी अलार्मिस्ट इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The beauty of natural landscapes। नेचुरल लैंडस्केप्स की ब्यूटी के बारे में तो हमने यहाँ पे जिक्र नहीं करा ना, चर्चा नहीं करी, बट हम किस तरीके से वो एक नेचुरल लैंडस्केप का पार्ट है, ग्लेशियर्स उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनकी वजह से क्या क्या थ्रेट हमारे एनवायरनमेंट को और हमें आ रहे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा करी। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमने उसके बारे में भी चर्चा नहीं करी। द एनवायरमेंटल थ्रेट्स पोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कम होना, सिकुड़ना।
According to the World Meteorological Organization's report, the global climate 2011-2020, what trend is observed in the state of glaciers worldwide? तो दुनिया भर के ग्लेशियर्स में बोला ना कि एवरेज 1 मीटर की तेजी से वो सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं. ग्लेशियर्स आर एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड तो हो ही नहीं रहे, सिकुड़ रहे हैं. तो यही यहाँ पे एक्सपैंडिंग वर्ड ही बता देता है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ग्लेशियर्स आर स्टेबल, स्टेबल भी नहीं है, इनकरेक्ट है. ग्लेशियर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सही है, कम हो रहे हैं. विद एन एवरेज थिनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ मीटर अ ईयर फ्रॉम 2011 to 2020, ऑप्शन सी इज करेक्ट. What are the projected consequences of glacier contraction as highlighted in the passage? कि क्या इसका दुष्परिणाम हमें देखने मिल सकता है अगर ग्लेशियर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसा कि पैसेज में बताया गया. तो द क्रिएशन ऑफ न्यू इकोसिस्टम दैट सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, कि भाई ग्लेशियर्स खत्म होने से एक नया इकोसिस्टम जन्म ले लेगा, ऐसा तो नहीं है. जो एग्जिस्टिंग है वही खत्म होने की कगार पर हो जाएगा फिर तो ये इनकरेक्ट है. इंक्रीज्ड वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इनकरेक्ट है, वाटर सप्लाई नहीं बढ़ने वाला इससे. The disappearance of glaciers on Rwenzori Mountains, Mount Kenya and Kilimanjaro by 2030-2040 and the risk of glacier lake outburst floods, बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई क्या है, ये सारे माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे 2030-40 तक, और उसके बाद में हम क्योंकि वहां से ग्लेशियर बर्फ पिघलेगी तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का खतरा भी बढ़ रहा है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following can be inferred about the current monitoring systems of glacier related risks? बोल रहे हैं ग्लेशियर रिलेटेड जो रिस्क है उनके लिए हमारा करंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में क्या बात हमें समझ में आती है पैसेज में से. They are comprehensive and include early warning system for GLOF events. Incorrect है, वो है ही नहीं comprehensive. बोला है कि डेवलप करने की जरूरत है मैं जो कि comprehensive information दे पाए. They lack in providing early warnings. करेक्ट है. सिमिलर टू दोज अवेलेबल फॉर साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स, बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स के लिए हमें अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं, तो अभी के जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उनमें हमें ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो फ्लड्स होने वाली हैं उनके बारे में वार्निंग साइंस नहीं मिल पाते. ठीक है, तो ये कमी है. सो 2 तो करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है. They are primarily focused on tracking the rate of glacier contractions rather than forecasting GLOF events. ऐसा भी नहीं है, उनका प्राइमरी फोकस ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ग्लेशियर कॉन्ट्रैक्शन ही देखना है उनने और GLOF इवेंट्स को नहीं देखना है, पर वो देख ही नहीं पा रहे, उनके जो डेवलपमेंट ही नहीं हुई इस तरीके की वो देख पाए. सो केवल ऑप्शन 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी कि ओनली 2B इज करेक्ट. What implications can be drawn about the impact of increasing global greenhouse gas emissions on glacier systems? कि ग्लेशियर सिस्टम्स के पिघलने की वजह से ग्लेशियर सिस्टम्स के ऊपर जो दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसेज एमिट की जा रही हैं उसका क्या प्रभाव होगा, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे. It will lead to a significant reduction in fresh water supply by 2050. बिल्कुल करेक्ट है. It will cause a decrease in the frequency of GLOF events. Incorrect है, GLOF events बढ़ जाएंगे, decrease नहीं होंगे, increase हो जाएंगे. It will result in a drastic increase in glacier volume. Glacier volume तो कम हो जाएगी ना, अगर वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनकी वॉल्यूम तो कम हो जाएगी. सो केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यानी कि ओनली 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following statement is incorrect? ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट करेक्ट होता है, आप करेक्ट स्टेटमेंट को टिक कर आ जाते हो. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चंगटांग डैम इन सिक्किम वाज कॉज्ड बाय GLOF इवेंट ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर. बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी वजह से हुआ. सो ऑप्शन ये तो करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. द डिसअपेरेंस रेट फॉर ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश हिमालयस वाज 65% स्लोअर इन दी 2010s. बोल रहे हैं 65% कम थी, बल्कि हमने देखा कि 65% तेजी से इंक्रीज हुआ है, तेजी से पिघले हैं वो. ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट इज फॉरकास्टेड दैट एट द करंट रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ग्लेशियर वॉल्यूम्स माइट डिक्लाइन बाय 55 to 75%. बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी, है ना. तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है.
Despite the awareness of the risks posed by Himalayan glacier, there is no early warning system for GLOF events. बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारी केवल ऑप्शन बी वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. What word in the passage is a synonym for catastrophic? Catastrophic का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही. सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब कि आप कितनी जल्दी उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कितने सेंसिटिव हैं आपको. जो हमारे अर्थ के लिए बोला गया ना कि अर्थ की सेंसिटिव या ग्लेशियर सिस्टम की सेंसिटिविटी, यानी कि वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. मॉनिटरिंग मतलब जांचना, मेजर करना, नजर रखना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन इज द सिनोनिम फॉर कैटास्ट्रोफे. विद रेफरेंस, अब यहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करना है. विद रेफरेंस ऑफ योर लेटर द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज. जब आप रेफरेंस लेते हैं लेटर से तो विद रेफरेंस टू योर लेटर, यही लिखते हैं विद रेफरेंस टू योर लेटर, ना कि ऑफ योर लेटर. तो उन्होंने आपका जो लेटर था उससे रेफरेंस लिया, उससे आपकी सारी डिटेल्स पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग आप सही थे, तो वो आपको अपने कंपनी में सिक्योरिटी सर्विसेज की जॉब देना चाहते हैं. ऑफ की बजाय क्या आएगा, टू. विद रेफरेंस ऑफ की बजाय टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट. इंसिडेंटली, इंसिडेंटली की स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट है. आई हैपेंड टू बम्प इनटू माय चाइल्डहुड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट यस्टरडे. करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करने हैं इनमें से. तो इंसिडेंटली के स्पेलिंग होते हैं INCIDENTALLY. ठीक है, इंसिडेंटली. तो इंसिडेंटली नहीं होता, इंसिडेंटली नहीं होता, डबल एल आएगा. इंसिडेंटली नहीं, इंसिडेंटली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द बॉय विल ब्रिंग द कॉफी. पैसिव वॉइस में द बॉय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. विल ब्रिंग क्या है, हमारा वर्ब है. द कॉफी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. तो द कॉफी विल ब्रिंग की बजाय क्या आ जाएगा, विल बी ब्रॉट. लेकर आई जाएगी ना, तो विल बी ब्रॉट और किसके द्वारा लाई जाएगी, बाय द बॉय, बाय द सब्जेक्ट. ठीक है, द कॉफी विल बी ब्रॉट बाय द बॉय. ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है, रेकमेंड. ओके, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें रेकमेंड की स्पेलिंग देखना है. तो रेकमेंड की स्पेलिंग क्या होता है, RECOMMEND, रेकमेंड. ठीक है, यही होता है रेकमेंड की स्पेलिंग. तो RECOMMEND, ऑप्शन ए इज करेक्ट. RECE, CE नहीं आएगा, MEND. RECC नहीं आएगा, RECO, फिर डबल एम आएगा, सिंगल एम नहीं आएगा. ठीक है, तो समझ में आ गया बाकी तीनों क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द डॉग वॉज रन ओवर बाय द ट्रक, बाय अ ट्रक. तो किसके ऊपर ट्रक चल गया, डॉग के ऊपर चढ़ा ना. तो रन ओवर, वॉज रन ओवर तो क्या है, हमारा वर्ब है. द डॉग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. और किसके द्वारा, अ ट्रक. तो अ ट्रक हमारा क्या है, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, अ ट्रक. फिर वॉज रन ओवर, पास्ट की घटना है, तो क्या हो जाएगा, रैन ओवर. पास्ट में रन का क्या बन जाएगा, रैन बन जाएगा. रैन ओवर, और किसके ऊपर चढ़ा वो ट्रक, द डॉग. सो अ ट्रक हैड रन ओवर, हैड रन ओवर नहीं आएगा, अ ट्रक रैन ओवर आएगा. सिंपल, वॉज का सिंपल रैन ओवर. अ ट्रक रन्स ओवर, चढ़ जाता है नहीं, चढ़ गया, चला गया उसके ऊपर से. अ ट्रक हैज रन ओवर भी नहीं आएगा. ट्रक रैन ओवर द डॉग. ऑप्शन डी इज करेक्ट. डिमांड फॉर वाटर इज ऑल्सो रैपिडली राइजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर. की बोल रहे हैं कि वाटर के लिए जो हमारी डिमांड है वो तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. उसके बाद अलावा एग्रीकल्चर में भी ज्यादा पानी चाहिए, तो वो भी उसकी वहां से भी हमारे ऊपर प्रेशर है. और एनर्जी सेक्टर में भी पानी कंजम्पशन होता है. हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां पे चाहिए, स्टीम पावर प्लांट्स में चाहिए, तो वहां पे भी पानी चाहिए. तो एनर्जी सेक्टर को भी जरूरत है पानी की. सो रैपिडली का हमें सिनोनिम बताना है. रैपिडली का मतलब होता है तेजी से. ठीक है, तेजी से यानी कि स्पीडीली. प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब थोड़ा एकदम तेजी
तेजी से, तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें प्रॉम्प्टली यानी कि तेजी से, और ये भी क्या होता है तेजी से, बिना किसी डिले के तेजी से बढ़ रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लग्जूरियसली, लग्जूरियस मतलब जो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जैसे हमारी जरूरत की सारी चीजें पूरी होगी, उसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा, अब मैं ये खरीद लेता हूं, अपने शौकिया तौर पे जो चीजें लेते हैं हम, वो होते हैं लग्जूरियस। लेजरली, लेजरली का मतलब होता है आराम से, और होपफुली मतलब उम्मीद से, आशावाद से। सो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रॉम्प्टली इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है बाय कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना, आक्रमण करना। ठीक है, रादर दैन बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, की आक्रमण करके बजाय कि कोई इकोनॉमिक संधि करके। अदर टाइप्स ऑफ फ्यूडलिज्म वॉज द रिलेशन। दूसरे तरीके का फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या है? एक सिस्टम है जो राजा महाराजाओं की जो प्रणाली सिस्टम होता है ना हमारे देश की, किस तरीके का प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है, वैसा एक सिस्टम होता है फ्यूडलिज्म, जिसके अंदर जिसमें जो आम जन होता है ना, उनको जमीन पे काम करने के लिए दिया जाता है और उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। जो अपर रैंक लोग होते हैं, राजा के जो निचले तबके के, राजा के जो निचले क्रम के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा, सेनापति हो गए, मंत्री हो गए, उनके द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उसको बोल जाते हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड डैश, बोल रहे हैं जो मुख्य एक डिफरेंस है हिंदुस्तानी और एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्यूडलिज्म वॉज द रिलेशन। हमें समझ में आएगा कि सी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा, यानी कि सी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा। बिटवीन लॉर्ड एंड वसल, लॉर्ड मतलब मालिक और वसल मतलब वहां पे काम करने वाले लोग। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस, जो कि इस केस में बना हुआ है, चल रहा है। तो द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्यूडलिज्म वॉज द रिलेशन बिटवीन लॉर्ड एंड वसल एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस बाय कॉन्क्वेस्ट। क्योंकि इस केस में, जो बाद वाला केस हमने बात किया, दूसरे टाइप का फ्यूडलिज्म जिसमें लॉर्ड और वसल के बीच में जो रिश्ता है वो अतिक्रमण से यानी कि कब्जे से बना हुआ है, ना कि कोई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम मेरी प्रोटेक्शन कर देना, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके ऊपर कब्जा किया गया कि तुम हमारी जमीन पे काम करो और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, खाना पीना हम दे देंगे, वैसा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम में और जो दूसरे तरीके का फ्यूडलिज्म है उसके अंदर में। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CBDA, CBDA, सी से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ए और सी एलिमिनेट हो गया, CBDA ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी शुड बी टुगेदर टू फाइट एनी डेंजर, अदरवाइज सेपरेटली वी वोंट बी एबल टू फाइट। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। बोल रहे हैं कि हमें एक साथ होना पड़ेगा अगर हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से, किसी भी खतरे से लड़ना है। तो अगर हम अलग अलग होंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो क्या मतलब हो गया यहाँ पे, कौन सा ईडियम सही बैठ रहा है? एकता में यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि अनेकता में एकता, राइट। अनेकता में एकता हम बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं, हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तब वो काम आसानी से हो जाएगा, एक टीम स्पिरिट है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, यानी कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेंगे तो आपको ना कोई नुकसान होगा ना फायदा होगा, ना आप कुछ लगा रहे हो, ना आपके पास कुछ हासिल करने की उम्मीद है, ना कुछ खोने का डर, अगर आप कोई रिस्क ही नहीं लेंगे। अ फुल पर्स मेक्स द माउथ स्पीक, यानी कि जिनकी जेबें भरी होती है ना वो ज्यादा ही हवा में बातें बनाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो थोड़ा सोच समझ के लिमिटेड बोलते हैं। जिनकी जेबें भरी हुई है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा हवाई के लिए बनाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि हमें एक होके लड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेल बिगन इज हाफ डन, अगर अच्छी शुरुआत है मतलब आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपने शुरुआत अच्छी करी है तो आप आधा रास्ता तो वैसे, आधा कॉम्पिटिशन तो वैसे ही जीत चुके हैं। वन Who is new to some trade और प्रोफेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोफेशन में नया है, तो उसको क्या बोला जाता है? नोविस। क्या बोला जाता है? नोविस। नोविस मतलब नया, नौसिखिया। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही हॉस्टाइल है, दूसरे के कल्चर या आर्ट को पसंद नहीं करता, बहुत हॉस्टाइल है, बहुत ही क्रूर है। मार्टियर, शहीद। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापी जो बोलते हैं ना कि भगवान सब जगह है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह प्रेजेंट है। सो उसको बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। यहाँ पे ऑप्शन ए नोविस इज करेक्ट।
एंड ही शोन लाइक अ बीकन, और वो बीकन की तरह चमक रहा था। बीकन क्या होता है, जो लाइट हाउस होता है वो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें से रोशनी आए जो आपको डायरेक्शन दे, तो वो उसकी तरह चमक रहा था। अब ही यूज किया जा रहा है, यानी कि ये नाउन का क्या है, प्रोनाउन। किसी नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, ही, तो प्रोनाउन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, तो ए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे ए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। बट ऑल्सो, अब बट से स्टार्ट हो रहा है तो बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, बी है भी नहीं खैर। बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, लेकिन केवल किसी एक के लिए नहीं पर पूरी दुनिया के लिए वो था। आवर कंट्री गेव बर्थ टू अ माइटी सोल, हमारे देश ने एक ऐसी उम्दा, एक ऐसी दैवीय आत्मा को जन्म दिया है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं पर कि पूरी दुनिया के लिए, अभी तो पूरी दुनिया के लिए। अब क्या होगा स्टेटमेंट कि हमारी धरती ने किसी ऐसी पुण्य आत्मा को जन्म दिया है और वो एक रोशनी की किरण की तरह शाइन करते हैं, उनने दिशा दिखाई है ना केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को। तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट, ए सेकंड स्टेटमेंट, डी थर्ड स्टेटमेंट और बी फोर्थ स्टेटमेंट। सी ए डी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries. बोल रहे हैं जो Sustainable Development Goals बनाए गए हैं वो आवाहन करते हैं कि भाई अब आप एक्शन लो। गोल्स हमने बना दिए, अब सारे देश मिलके, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मिडिल इनकम वाले हैं, सब मिलके इसके ऊपर एक्शन लें, जिससे कि टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, कि आप आगे बढ़िए, आप ग्रो कीजिए, आप फले फूलिए, लेकिन आप इस धरती को भी प्रोटेक्ट कीजिए साथ के साथ। ठीक है, तो हमें प्रमोट के लिए सिनोनिम बताना है। प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना, फैलाना। कंसील मतलब छुपाना, ठीक है। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, पूरे चीजों को, हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब सबको सम्मिलित करके चलने वाली। ग्राउल, ग्राउल मतलब होता है घुर्राना। और बूस्ट मतलब प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। सो यहाँ पे प्रमोट मतलब प्रोत्साहित करना, बूस्ट मतलब भी प्रोत्साहित करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। As the storm raged outside, the children huddled together under blankets. बाहर जैसे तूफान बढ़ रहा था, गंभीर हो रहा था, बच्चे सारे के सारे जो है एक दूसरे, हडल मतलब चिपक जाना, एक दूसरे को गले लगा लेना या चिपक जाना, एक दूसरे के साथ में चिपक गए और ब्लैंकेट के अंदर छुप गए। लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन, और वो क्या कर रहे थे, बारिश की आवाज को सुन रहे थे कि वो कैसे विंडो को जोर जोर से उसके टप 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 की आवाज विंडो पे आ रही है। एंड होपिंग दैट द पावर वुडंट गो आउट, और वो ये उम्मीद करती कि अब बस लाइट ना चली जाए। करते हो ना कभी कभी, बहुत तेज तूफान होता है तो हम बड़े बड़े भी डर जाते हैं और सोचते हैं बस यार भगवान लाइट ना चली जाए, और जब बहुत जोर की बिजलियां कड़क रही होती हैं तब। तो हमें यहाँ पे जो अंडरलाइन स्टेटमेंट है हिटिंग द विंडोज हार्ड, इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन देखना है। ठीक है, तो हिटिंग द विंडो, क्लाइंबिंग अप द विंडो, तो ये तो मतलब अप टू द विंडोज की, वो वहां तक चढ़कर आ गया कोई व्यक्ति। सेटिंग ऑफ द विंडोज, ये भी करेक्ट है। पाउंडिंग अगेंस्ट, यानी कि खिड़की के अगेंस्ट में उसकी जो बूंदे हैं वो टप टपा रही थी, यानी कि बीट कर रही थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Once King Krishnadev Rai dash a parrot of which he was excessively fond of, कि उनके पास एक पैरट था, एक राजा थे कृष्णदेव राय, उनके पास में एक तोता था जिससे वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। तो हैड अ पैरट होएगा। He kept it in a silver cage, उन्होंने उसको एक चांदी के पिंजरे में रखा था। एंड फेड इट फ्रूट्स एंड नट्स एंड एनीथिंग एल्स द बर्ड आस्क्ड फॉर, और उसको हमेशा फ्रूट्स और नट्स वगैरह खिलाते थे, और जो भी वो पैरट मांगता था वो सब उसको मिलता था। द पैरट लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम एंड ऑफन आस्क्ड फॉर इट, लेकिन पैरट की तो बस यही इच्छा थी कि मुझे आजादी मिल जाए, और वो उससे बोलता भी था अक्सर कि मुझे आजाद कर दो। बट द किंग वुड ऑलवेज रिप्लाई आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, लेकिन राजा जो थे वो हमेशा यही बोलते थे कि तुम कुछ और मांग लो। One day the parrot said to the king, "Give me freedom and I'll give you 3 dash advice that could be of great benefit to you." बोल रहे हैं कि आप मुझे आजाद कर दो और मैं आपको 3, क्या होते हैं 3 एडवाइस का क्या होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। तो 3 पीसेस ऑफ एडवाइस जो कि हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी।
द किंग लव्ड द पैरट बट ही लव्ड मनी मोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है कि तोते से ज्यादा प्यार करते थे वो पैसे से, कि हाँ राजा वो तोते से तो प्यार करते थे पर उससे भी ज्यादा प्यार वो पैसे से करते थे। द पैरट सेड नेवर बिलीव एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू यू। पैरट ने कहा कि हमेशा जो भी आपको बताया जाए उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना। वट यू डोंट नो इज दैट आई हैव 2 प्राइसलेस जेम्स इन माई स्टमक। और आपको एक जो बात नहीं पता है वो ये है कि मेरे पेट में 2 बहुत ही अनमोल रत्न है। सेड द बर्ड, ये उस पैरट ने कहा। 2 प्राइसलेस जेम्स, echoed द किंग्स। अरे 2 अनमोल रत्न, ऐसा किंग ने दोहराया। ओह वट अ फूल आई वॉज टू सेट यू फ्री, I'll regret this for the rest of my life। बोल रहे अरे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तो मुझे उम्र भर इसका पछतावा रहेगा। I dash you never to grieve over losses but here you are grieving over losing me। बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सलाह दी कि कभी भी जो तुम्हारा नुकसान हो गया उसके पीछे रो मत, लेकिन तुमने मुझे खो दिया उसके पीछे तुम अब विलाप करने लग पड़े। सेड द पैरट, ये उस तोते ने कहा। आई एडवाइज्ड यू नेवर टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर। बोले अभी मैंने तुम्हें बोला था ना कि नेवर टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, कि जो भी तुम सुनो उसके ऊपर विश्वास मत करो। बट यू इमीडिएटली बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड यू आई हैड 2 जेम्स इन माई स्टमक। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में 2 रत्न है, तुमने एकदम से मेरी बात मान ली। डैश आई हैव सर्वाइव्ड इफ आई रियली हैड 2 जेम्स इन माई स्टमक। तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पेट में 2 रत्न होते और मैं अभी तक जीवित होता? माई थर्ड एडवाइस इज लिसन, लर्न टू लिसन विद योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट विद योर ईयर्स। बोल रहे हैं मेरी तीसरी सलाह ये है कि सुनो, और ऐसा सुनना सीखो कि अपना दिमाग खोल के सुनो, केवल अपने कानों से मत सुनो, केवल किसी बात का जवाब देने के लिए मत सुनो, उसको समझने के लिए सुनो। ठीक है। सेइंग दीज वर्ड्स द पैरट फ्लू अवे, ये कहकर तोता वो उड़ गया। वंस किंग कृष्णदेव राय हैज यहां पे फिट नहीं होगा, हैड सिंगुलर है ना, एक कृष्णदेव राय एक है, उनके पास पास्ट में था तो हैड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैड अ पैरट। One day the parrot said to the king, give me freedom and I'll give you 3 digit of advice, number of advice, pieces of advice. Option C, pieces of advice is correct. The king loved the parrot but he loved money most, better, extra, more. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2 चीजों के बीच में, कि वो तोते से जो प्यार करते थे और जो पैसे से प्यार करते थे उसके बीच में। तोते से वो प्यार करते थे लेकिन पैसे से ज्यादा प्यार करते थे, सो मोर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 priceless gems, echoed the king. Oh, what a fool I was to set you free. I'll regret this for the rest of my life. I dash you never to grieve. I have advised you. I advised you. I advise you. I did advised. हैव एडवाइज्ड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हैव एडवाइस जो है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में आता है, एडवाइस जो है वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, और डिड एडवाइस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो क्या बच गया? आई एडवाइज्ड यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश आई हैव स्टमक्स, तो अगर मेरे पेट में क्या होते, रतन होते, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो कैन आई हैव सर्वाइव्ड, कैन नहीं आएगा, वो एक संभावना की बात कर रहे हैं ना, और वो भी कि मैं कर पाता अभी तक सर्वाइव, तो मे भी नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा। कुड आई हैव सर्वाइव्ड, क्या मैं जी पाता अगर मेरे पेट में रतन होते? तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वोकैबुलरी के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे करें, तो बेटा वोकैबुलरी का सबसे ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप इसको पैसेज की पीडीएफ डाउनलोड करो, पैसेज को खुद पढ़ो, उसके अंदर वोकैब दी गई है उसको पढ़ो, ठीक है। पैसेज रीड करो, फिर उसके बाद में उसकी वोकैब रीड करो, पैसेज वोकैब को साथ में रीड करो, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको यहाँ पर आकर समझो कि क्या गलती करी है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है, ठीक है। बच्चों को 1 क्लिक पे अपना सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा।
दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।